यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसका हम लोग आगे सॉल्यूशन देखेंगे। व्हाट इज इथिक्स, टाइप ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स विद एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर, रेट ऑफ रोल ऑफ स्टेक होल्डर, प्रोफेशनलिज्म एंड टाइप ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस एक्टिविटी इन ऑफिस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड BIS। सिंपल से ऑब्जेक्टिव उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ कोड ऑफ इथिक्स। इनमें से कौन सा मेरा फंक्शन है कोड ऑफ इथिक्स का? तो इट कैन एक्सप्रेस अ सेट कमिटमेंट, इट कैन हेल्प द इन्वायरमेंट इन विच इथिकल बिहेवियर इज followed or not. It can serve as a guide in certain situations. Code can be valuable for academic education. तो इसका हम लोग का आंसर जो होगा, इट कैन हेल्प द इन्वायरमेंट इन इन विच एथिकल बिहेवियर इज नोन। तो आगे इसका अब आते हैं इथिक्स के ऊपर। व्हाट इज इथिक्स? इथिक्स इज द स्टडी, जो कि हम लोग का एक सिंपल सा स्टडी है जो कि बताता है कि राइटनेस और रॉन्गनेस, राइटनेस और रॉन्गनेस, ये स्टडी है। और राइट क्या होता है? राइट सिंपली राइट किसको कहते हैं? राइट क्या कहते हैं? जैसे कि कोई भी रूल है, अगर उसके अकॉर्डिंग चलने तो आप राइट है, अगर उसके अगेंस्ट चले तो आप रॉन्ग है। तो वही होता है सिंपली स्टेट अकॉर्डिंग टू रूल। और गुड क्या होता है? सिंपल सा राइटनेस, एथिक्स इज अ स्टडी विच डिटरमाइंस राइटनेस और रॉन्गनेस और गुडनेस और बैडनेस। हम लोग कह सकते हैं गुड वैल्यूबल, मतलब कि अगर कुछ हद तक सही वैल्यूबल, अगर हम लोग के लिए कुछ वैल्यू रख रहा है तो उसको गुड कहते हैं। अब बात करते हैं, ये था इथिक्स का डिफिनेशन। इथिक्स क्या है हम लोग समझ चुके हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ इथिक्स। तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप ऑफ इथिक्स: मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव, अप्लाइड एंड डिस्क्रिप्टिव। इथिक्स का और छोटा थोड़ा सा देख लेते हैं। इथिक्स इज नॉट एन आर्ट, इट इज ए नॉर्मेटिव साइंस। मतलब कोई आर्ट नहीं है, एक नॉर्मेटिव साइंस है जिसमें हम लोग प्रिंसिपल, हम लोग का प्रिंसिपल होता है जो हम लोग को बताता है। कुछ प्रिंसिपल होता है जिससे हमको पता चलता है क्या सही क्या गलत है। तो हम लोग आगे टाइप ऑफ इथिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं पहला, मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स, मीनिंग ऑफ इथिकल टर्म्स concerned with the nature, ethical properties, statements and judgments। इसमें मेटाएथिक्स में क्या होता है? स्टेटमेंट्स होता है, सिंपली जजमेंट होता है। यह हम इससे हम लोग को नेचर पता चलता है कि इथिकल का कौन सा नेचर है, नेचर ऑफ इथिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि सिंपली एग्जांपल के लिए, जैसे व्हाट इज गुड, मतलब कि जैसे पता करना है कि कोई एक कुछ है, तो व्हाट इज, क्या अच्छा है क्या बुरा है किसी चीज के बारे में, इससे हम लोग को क्या पता चलता है? व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। इस तरह का जो क्वेश्चन का जो आंसर जो आता है वो सब मेटाएथिक्स के अंदर आता है। इस तरह का जो आंसर जो स्टेटमेंट में आता है वो सारा मेटाएथिक्स को, यानी इस जैसे व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड का जो आंसर आएगा वो एक स्टेटमेंट आएगा और वो स्टेटमेंट मेटाएथिक्स के अंदर आएगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं इन सारे का आंसर मेटाएथिक्स होता है। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ इथिकल एक्ट्स फोकस ऑन व्हाट इज राइट। मतलब कि सिंपली हम लोग इथिकल जितना भी एक्ट्स है उसका स्टडी जो करते हैं उसको नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। सिंपली अगर सिंपल में कहे तो व्हाट आउट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए। सिंपली नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या होता है? हम लोग का प्रिंसिपल, जैसे कि होता है इसमें हम लोग का क्या होता है? प्रिंसिपल या रूल्स, रूल्स और प्रिंसिपल के बारे में जो होता है एथिकल, क्या रूल्स है क्या प्रिंसिपल है एथिक्स का, वो सब नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आता है। अब सिंपली अगर एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम लोग का ग्रामर क्या होता है? ग्रामर, जैसे हम लोग को इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए हम लोग को ग्रामर में क्या होता है? उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिया रहता है। तो उसी तरह नॉर्मेटिव एथिक्स में इसका रूल्स और रेगुलेशन रहता है, जिससे हम लोग एथिक्स एथिक्स के बारे में पता चलता है कि क्या करना चाहिए उस समय। अब अप्लाइड एथिक्स आता है। नॉर्मेटिव एथिक्स जो था, नॉर्मेटिव एथिक्स पे डिपेंड करता है हम लोग का अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में हम लोग का सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब उसको अप्लाई कहाँ करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो वो सब हम लोग का अप्लाइड एथिक्स के अंदर आता है। अप्लाइड एथिक्स तो सिंपली नॉर्मेटिव एथिक्स का जो भी हम लोग का आउटकम या फिर उसका जो भी हम लोग
प्रैक्टिकल अगर कहीं अप्लाई करेंगे उसका रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो अप्लाइड एथिक्स डिपेंड किस पे करता है, नॉर्मेटिव पे। ये था हम लोग अभी बात करें मेटा क्या, सिंपल जो ड्राफ्ट वर्जन है सिंपल वर्जन, जिसमें कि हम लोग पता चलता है क्या सही क्या गलत, इसका आंसर मिले। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन के रूल्स के बारे में रहता है नॉर्मेटिव। और नॉर्मेटिव का कहीं पे जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं तो वो होता है अप्लाइड। अप्लाइड एथिक्स क्या हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है किसी, जैसे बायो एथिक्स है, इन्वायरमेंटल एथिक्स है, ये सब क्या अप्लाइड एथिक्स है, किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर डिसिप्लिन में हम लोग यूज कर रहे हैं, वो अप्लाइड एथिक्स आता है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कहता है, ये सिंपली कुछ नहीं है, ये हम लोग का जो पीपल का जो व्यू है अबाउट मॉरल बिलीफ्स, या फिर हाउ पीपल बिहेव, और कोई पीपल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि किसी मॉरल इशू या आर्गुमेंट्स पे, तो वो उसको शो करने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर वो आएगा। ये तो टाइप ऑफ एथिक्स के बारे में हम लोग पूरा बात कर चुके हैं। अब आते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? इट इज रिटेन सेट ऑफ गाइडलाइंस, it is written set of guidelines and management issued by an organization to worker। रिटेन सेट ऑफ गाइडलाइंस है, और इसको इशू कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है, और किसके लिए? ताकि वर्कर को मैनेज किया जा सके। अगर सिंपल वर्ड में कहे तो कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक सेट मतलब कि रिटन सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब एक लिखा हुआ प्रिंसिपल का एक सेट है, जो कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजे प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि उसका बिजनेस फेयर एंड ऑनेस्ट मैनर में चल सके। यानी किसी बिजनेस को फेयर और ऑनेस्ट मैनर में रन कराने के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स रहता है उसको हम लोग कोड ऑफ इथिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल काउंसिल के लिए क्या सेट कोड ऑफ इथिक्स है? तो एग्जांपल के तौर पे मेडिकल काउंसिल का अगर देखें तो वहाँ पे कुछ जनरल प्रिंसिपल होता है मेडिकल का। उसका फिर हम लोग डॉक्टर के लिए क्या होता है कि ड्यूटी, उसका कुछ ड्यूटी होता है टुवर्ड्स पेशेंट, ड्यूटी टुवर्ड्स पेशेंट, और उसका जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है उसका भी कुछ ड्यूटी होता है। और फिर हम लोग क्या देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स, डॉक्टर टू डॉक्टर रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। पब्लिक शुड बी एजुकेटेड फॉर करेक्ट एंड इथिकल यूज ऑफ ड्रग, मतलब कि पीपल को हम लोग अवेयर करना चाहिए कि किस तरह और कौन सा सही तरीका है किसी भी मेडिसिन को या फिर दवा को लेने का। ये था कोड ऑफ एथिक्स विथ एग्जांपल। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, और ये पूरे भारत में फॉलो होता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और दो चीज होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक होता है एग्रीमेंट। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग का लीगल इफेक्ट काम करता है, लीगल इफेक्ट, और इसमें कोई लीगल इफेक्ट काम नहीं करता। मतलब कि एग्रीमेंट, दो आदमी के बीच एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो कभी ऐसा हुआ कि एग्रीमेंट तोड़ना पड़े तो वो दोनों पार्टी की सहमति से एग्रीमेंट को अपना अंडरस्टैंडिंग से वो खत्म कर सकता है। वहाँ पे कोई लीगल इफेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट किसी का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मिसलीड मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ब्रेक हुआ हो, तो वहाँ पे हमेशा लीगल काउज या लीगल नोटिस, लीगल इफेक्ट काम करेगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है? पहला लीगल एक्ट रहता है, मतलब उसमें कुछ है कि उसमें रहेगा कुछ ये करना है, और उसको फिर फॉलो करने के लिए रहता है परफॉर्मेंस और सेल्फ फॉर्मेशन। सिंपली कर एक एक्ट है, अगर वो उस जैसे सिंपल सा कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको इतना दिन में काम पूरा करना है, अगर पूरा नहीं करते हैं तो उसके लिए होगा कि आपको इतना जुर्माना देना, कंपनसेशन देना होगा या कुछ देना होगा। अगर कंपनसेशन भी नहीं देते तो फिर आता है फॉर्मेशन का पार्ट। यहाँ पे होता है वो अगर कंपनसेशन नहीं दिए तो आपको ये पनिशमेंट होगा, या आपको आपका लाइसेंस को कुछ साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर आपको कुछ मतलब कि उसका साइड सिंपली अगर समझे तो परफॉर्मेंस रहता है, कुछ नोट्स रहता है। अगर उस नोट्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात करते हैं स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? सिंपली पर्सन हुए, ये क्या सकता है, एनी पीपल और ग्रुप हु आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट से अगर कोई प्रोजेक्ट है या इनिशिएटिव या पॉलिसी है, उससे डायरेक्ट या उससे जो इम्पैक्ट किसी पीपल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को होता है,
तो वो सब स्टेक होल्डर होते हैं। यानी ये एक पीपल हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है जिसको इम्पैक्ट हो रहा है कोई प्रोजेक्ट से, या अदर सिंपल सिंपल डिफिनेशन अगर देखें, पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट इन द, एक पर्सन जिसको कंपनी में इंटरेस्ट है उसको हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। यानी पर्सन जो स्टेक होल्डर कैन आल्सो बी, स्टेक होल्डर कौन हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है। और इन्वेस्टर अगर स्टेक होल्डर है तो उससे क्या, उसका कुछ भी उसका एक्शन जो होता है वो कंपनी का आउटकम, मतलब कि वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे कंपनी का आउटकम अच्छा होगा। अब बात करते हैं दो तरह का स्टेक होल्डर बात करें तो होता है, दो बॉडी बनता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो स्टेक होल्डर होता है वो पार्ट मैनेजमेंट का पार्ट होता है, उसके पास वोटिंग पावर होता है। मतलब कि अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसीजन लिया जा रहा है वहाँ पे वोटिंग पावर वो यूज कर सकता है कि, और देखेगा कि कंपनी को बेनिफिट है कि नहीं, मैनेजमेंट का पार्ट होगा। और जो इंटरनल स्टेक होल्डर है वो पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनता है वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी वो पार्ट रहता है। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो तो सिंपली वो इन्वेस्ट या डिसइन्वेस्ट करता है। उसका मतलब कि कोई कंपनी का डायरेक्शन में उसको कोई भागीदार नहीं, कोई शेयर नहीं होता कि कंपनी का डायरेक्शन को चेंज करे किसी तरह से अपने आप को, तो वो एक्सटर्नल रहता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक होल्डर क्या होता है। स्टॉक होल्डर और शेयर, मतलब स्टॉक होल्डर को हम लोग स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर कहते हैं, उसी को शेयर होल्डर भी कहते हैं स्टॉक होल्डर को। ये क्या होता है, सिंपली कंपनी का जो शेयर होता है उसका ऑनर को हम लोग स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर कहते हैं। तो वो इन्वेस्ट करता है ताकि वो कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करता है कि अब उसको प्रॉफिट हो सके। और दूसरा बात कि मेन डिफरेंस स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर में ये है कि स्टेक होल्डर जो होता है ये कंपनी का, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा 51% शेयर आ जाए तो वो कंपनी का ऑनर हो सकता है, जबकि स्टॉक होल्डर कभी भी ऑनर नहीं बन सकता। वो सिर्फ अगर उसके पास उतना, मतलब कि वो ऑनर नहीं बन सकता स्टॉक होल्डर कभी भी। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर का क्या रोल है, रोल ऑफ स्टेक होल्डर। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को देखना स्टेक होल्डर का काम है। पैसे को कहाँ से पैसा को इन्वेस्ट करवाना, ब्रिंग इन मनी, वो भी किसका काम है, स्टेक होल्डर का। डिसीजन और कोई भी बड़ा डिसीजन लेना कंपनी के रिगार्डिंग बेनिफिट ये, तो उसमें जो हेल्प करना वो स्टेक होल्डर का काम है। अब स्टेक होल्डर का एक काम और है कि देखना है कि कहाँ हम लोग का नया मार्केट, कहाँ पे हम लोग को मार्केट अपना बनाना है, कहाँ पे कैसे सेल को इंक्रीज करे। ये सब जो सारा काम हम लोग का स्टेक होल्डर के रोल के अंदर आता है। आगे बात करें प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, कोई भी ऑक्यूपेशन जो जिसमें हम लोग कुछ स्किल और नॉलेज का जरूरत पड़े, इससे हम लोग का स्टेटस जो है सोशल और इकोनॉमिक अच्छा होता है। ये था प्रोफेशन। तो उसी से प्रोफेशनलिज्म आता है। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, द सर्विस रिलेटेड टू अचीविंग द पब्लिक गुड। मतलब कोई सर्विस है जिससे हम लोग पब्लिक का अच्छाई देखते हैं, इन एडिशन टू प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज ऑफ मॉरल आइडिया। अगर शॉर्ट एंड सिंपल में बात करें तो प्रोफेशनलिज्म क्या है, बिहेविंग इन इथिकल मैनर, कहीं पे भी हम लोग का बिहेवियर इथिकल मैनर में बिहेव करना, अपना जो भी है कि फुल मतलब कि अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए बिना किसी फेलिंग के, तो उसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। बात करते हैं बीआईएस क्या है। बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन, बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये आता है कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है बीआईएस। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज स्टैंडर्ड बनाया जाता है, मेन जो इसका फंक्शन होता है बीआईएस का, स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू बनाना बीआईएस का काम होता है। मार्किंग देखना, फिर क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी
और सर्टिफिकेशन क्वालिटी किसी भी मटेरियल का चेक करना, उसको फिर सर्टिफाई करना, सर्टिफिकेशन सब भी इशू करना, ये सारा काम बीआईएस का होता है। ये एक बॉडी है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, जिसके अंदर सारा इसका ये काम होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। तो ये था बीआईएस। अब हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटी इन ऑफिस एंड रिलेशन। तो इसको हम सिंपल देख लेते हैं कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे सिंपल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर सीईओ होगा, तो सीईओ के नीचे होगा एमडी, और उसके जस्ट नीचे होगा एचआर, एचआर के जस्ट नीचे टीएल, उसके नीचे एम्प्लॉय, और एचआर के जस्ट यहाँ पे बहुत सारा ब्रांच बढ़ जाता है, डेवलपर ये वो। एचआर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब कि हायरिंग करना, सीएल को अगर सीएल है उसको एक्सेप्ट करना, पॉलिसी बनाना, और टीएल को अगर लगता है कि कुछ ट्रेनिंग चाहिए उसके एम्प्लॉय को, तो उसका रिक्वेस्ट भी उसको एचआर को देना होगा। टीएल का काम क्या होता है, वो कि एम्प्लॉय जितना है उसके अंदर, तो सारे एम्प्लॉय को देखना कि उसका रेगुलर पूरा सब कुछ उसको उसका डिपार्टमेंट में पहुंचाना, या फिर उसका रेगुलर अपडेट चेक करना, और उससे काम करवाना, वो सब सारा काम टीएल का होता है।